अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज हमने देखा कि मुल्क में जारी इस वक्त जो सियासी कशीदगी है उसकी बाज़गश्त सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की उस पटिशन पर समाअत की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि तहरीके अदम एतमाद से पहले जो हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर जलसों और रैलियों का एहतमाम किया गया है उसको उनसे रोका जाए और तहरीके अदम एतमाद का जो अमल है वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। ये जो समाअत है बुनियादी तौर पर पीर के रोज़ होना थी, लेकिन आज अचानक सुप्रीम कोर्ट ने 2 के हफ्ते के रोज़ छुट्टी का दिन होता है इसे समाअत के लिए मुकर्रर किया। और इसके अंदर जो आउटकम अभी तक जो सामने आई उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़े किया कि ये जो सियासी मामलात हैं, तहरीके अदम एतमाद का मामला है, इससे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये जो तहरीके अदम एतमाद का जो सारा प्रोसेस है वो आइन के तहत होना चाहिए। और दूसरा शहबाज, इसके अंदर जो जिक्र आया वो सिंध हाउस पर जो पीटीआई वर्कर्स की तरफ से कल धावा बोला गया कि वहाँ पर जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान मौजूद थे, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है कि आपने क्या एक्शन लिया है। और उसके साथ ही ये समाअत अब पीर के रोज़ दोबारा होगी, तो तमाम जो फ़रीक़ैन हैं, तमाम जो सियासी जमातें हैं, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। और आईजी इस्लामाबाद को भी कहा गया आप पीर के रोज़ इस हवाले से जो सिंध हाउस में जो वाक़या हुआ उसकी एक तफसीली रिपोर्ट पेश करें। तो इसके अंदर जो मुझे लगता है, आई थिंक ये बिल्कुल बात ठीक है कि जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत में तहरीके अदम एतमाद एक ऑप्शन होता है अपोजिशन जमातों के पास। अब अगर उन्होंने तहरीके अदम एतमाद पेश कर ही दी है तो इसका जो सारा अमल है जो आइन और कानून में तरीक़ाकार दर्ज है उसके तहत होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रीएट्रिएट किया है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है। कामरान, इस मुल्क में जमहूरियत का मतलब होता है मेरी हुकूमत है। तो अगर मेरी हुकूमत नहीं है तो फिर चाहे जमहूरियत हो चाहे डिक्टेटरशिप हो तो उसके हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसको एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको बड़ा दिल दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह की जो बयानात हैं गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं वो दे रहे हैं। अगर आप जिक्र कर लें फवाद चौधरी साहब का जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन है, मेरा ख्याल वो जलती पे तेल का काम कर रहे हैं और जिस किस्म से वो लोगों को उकसा रहे हैं, पहले कुछ बयान होता है फिर बाद में उनका कोई दूसरी स्टेटमेंट होती है और उसके ऊपर कोई पकड़ भी नहीं होती। सबसे ज़्यादा वो मीडिया को अक्यूज़ करते हैं फेक न्यूज़ का। अगर उनकी आप स्टेटमेंट्स पिछले 1 माह की उठा के देख लेना तो वो सुबह को कुछ और बयान दे रहे होते हैं, शाम को कुछ और दे रहे होते हैं। और जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो अपने जो लीडरशिप होती है उसको कामरान बहुत सीरियस लेते हैं। और इसमें देखें ये जो आपने जिक्र किया ना कि फवाद चौधरी और कुछ और भी लीडरान हैं जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो मेरी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी कि इस वक्त तहरीके इंसाफ के अंदर भी 2 ग्रुप्स चल रहे हैं। एक जो है वो मफाहमत की बात करते हैं, और कुछ जो लोग हैं जिस तरह माजी में नवाज़ शरीफ साहब को कुछ उनके लीडरान उकसाते थे कि लड़ जाओ, तो कुछ जो एक ग्रुप है वो इमरान खान साहब से कह रहा है कि लड़ जाओ, आप बड़े पॉपुलर हैं, आपने इक़्तिदार छोड़ना नहीं है। तो ये शायद वही हालात हमें नज़र आ रहे हैं जो माजी में PMLN के साथ रहा है। तो ये सूरत हाल मुझे नवंबर 2007 याद आ गया। जनरल मुशर्रफ साहब का जो इक़्तिदार था वो ज़वाल पज़ीर था और उन्होंने पूरे मुल्क में जलसों का वो उन्होंने एहतमाम किया। और आपको याद है कराची में जो सानिया हुआ, मेरे ख्याल कम अज़ कम 12 मई को हुआ था, 2007 मई को हुआ था, और उसमें बहुत सारे अफराद की हलाकत हुई। ये चौधरी परवेज़ अलाई साहब थे उस वक्त जो पंजाब में कहते थे कि हम इनको अगले 10 साल के लिए मुंतखब करवाएंगे, फिर बाद में कैसे काया पलटी किसी को याद भी नहीं रहा। तो ऐसे काम 12 मई को जब तशद्दुद हो रहा था तो शाम के टाइम डी चौक पे ऊपर उस वक्त मुशर्रफ साहब ने एक जलसा किया था वहाँ पे और मुक्के भी लहराए थे। लेकिन ये तो एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत सियासतदान आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें स्टेट्समैन नहीं मिले। अगर इस मुल्क में स्टेट्समैन हों तो जिस तरह के वाक़यात आजकल हो रहे हैं वो ना, लेकिन ये जो इसका ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस हैं, देखिए अभी जो अगला हफ्ता वो बहुत ही क्रूशल है पाकिस्तान के लिए। सुप्रीम कोर्ट तो पीर वाले दिन इसके ऊपर जो केस की समाअत करेगी, फिर हुकूमत की तरफ से जो आर्टिकल 63A की एक वो रेफरेंस लेके जा रहे हैं, शायद वो भी पीर से वो सबमिट करें, उसके ऊपर समाअत शुरू हो जाए। लेकिन इससे बढ़कर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की
जो अब कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, ये बहुत अरसे के बाद ये इवेंट है और इसकी एक अपनी इंटरनेशनल इसकी अहमियत होती है और इस तरह के मौक़ों के ऊपर जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ होती हैं वो इसको एक प्रेस्टीज के तौर पर लेती है और इसकी जो कामयाबी या नाकामी होती है वो मुल्क की कामयाबी या नाकामी ये उसी तरफ मैं अभी आने लगा था कि ये जो इस वक्त जो सारा ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो मामला है या जो जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप देखें तो कोर कमांडर्स की इसी हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें बाकायदा तौर पर उस प्रेस रिलीज़ के अंदर दर्ज किया गया है कि आर्मी चीफ ने जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको डायरेक्ट किया है कि इंश्योर किया जाए कि OIC के वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास हो रहा है उसकी सिक्योरिटी और जो पाकिस्तान डे परेड है उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि एक आपकी डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अपनी जगह पे, जो आप OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करा रहे हैं वो रियासत पाकिस्तान से उसका ताल्लुक है, वो किसी एक जमात के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। अब ये जो सिंध हाउस में जो वाक़या हुआ है, आपको भी पता है कि सिंध हाउस रेड जोन में वाक़या है और रेड जोन में आपका मेरा हर रोज़ आना जाना होता है। आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है कि अब जब रेड जोन में आप दाखिल होते हैं तो आपसे ज़रूर पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, पोलाइटली पुलिस वाले आपसे पूछते हैं। और ये कि 2-3 दर्जन या कुछ अफराद वहाँ पर इकट्ठे हों पहले एक 5 स्टार होटल के सामने, वो भी सेंसिटिव एरिया है, पुलिस वहाँ पे, रेंजर्स वहाँ पे हर वक्त मौजूद होती है। आप डी चौक पे अगर कुछ देर के लिए गाड़ी खड़ा कर लें तो वो आपके सामने फ़ौरन पुलिस वाले आ जाते हैं कि आप क्यों खड़े हैं आप यहाँ पे। तो उनका वहाँ पर रेड जोन में जाना, फिर सिंध हाउस के पास जाना, तो ये बहुत से सवालिया निशान छोड़ता है। तो उसके बाद जो मेरी इत्तला है कि जो दफ्तर ख़ारजा के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मेज़बानी कर रहे हैं, उन्होंने सारी प्रिपरेशन कर दी है, तो उन्होंने अपने खदशात से आगाह किया है हुकूमत को और रेलेवेंट इदारस को कि अगर आप इस मौके पर हम OIC की कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और 2-3 रोज़ पहले रेड जोन के अंदर ये मंजरनामा है, तो हम कैसे जो अपने जो गेस्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। और जो सिफारती ज़राए ने मुझे बताया जो OIC के कुछ ममालिक हैं वो भी बड़ी बारीक बीनी से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उसका जायज़ा ले रहे हैं। और दफ्तर ख़ारजा के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये ख़दशा मौजूद है कि जिस तरह की ये सूरत हाल है OIC की कॉन्फ्रेंस तो हो जाए, जो अभी तक जो वज़ीर ख़ारजा ने भी दावा किया है कि 57 में से 48 जो ममालिक हैं OIC के, उन्होंने मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजने का फ़ैसला किया है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है यह मुमकिन है कि वो डाउनग्रेड कर दें, अपने मिनिस्टर्स भेजने के बजाय किसी और को डिप्यूट कर दें जो पाकिस्तान के लिए एक शर्मिंदगी का बायस होगा। लेकिन इसमें कामरान कोई अहम जो फ़ॉरेन 1-2 विजिट्स होने थे, एक इस्लामी मुल्क से और फिर एक मेरे ख्याल चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का भी विजिट था, इस हवाले से क्या इतलात हैं? जो वो दोनों विजिट्स हैं वो अभी भी स्केड्यूल हैं या उसमें कोई एक आध पोस्टपोन? देखें, ये मैंने ही खबर की थी कुछ अरसा पहले कि पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि जो पाकिस्तान डे परेड हो रही है तो उस पर जो सऊदी वली अहद है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान के दौरे पर आएँ। और कुछ ज़राए ने इसकी तस्दीक भी की थी कि येस, ये कंसिडर किया जा रहा है कि हम उनको इन्विटेशन भेजें। लेकिन जो अब इतलात आ रही हैं वज़ीर ख़ारजा ने दो कि ये तासुर देने की कि ये पहले से कोई प्लान था ही नहीं, हमने उनको कोई इन्विटेशन भेजा ही नहीं है। जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि शायद अब उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। तो जाहिर है कि जो सऊदी वलीअहद का विजिट जो है वो कोई आम बात नहीं है। तो सऊदी वलीअहद तो वो नहीं आ रहे दो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़ारजा ये तासुर दे रही है कि ये पहले से प्लान था ही नहीं। लेकिन जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो बिल्कुल प्लान था कि उनको पाकिस्तान डे परेड के लिए एज अ स्पेशल गेस्ट हमने इन्वाइट करना था। दूसरा, इस मौके पर OIC के वज़ीर ख़ारजा तो आ ही रहे हैं, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उनका भी दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। एक कि वो एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे OIC की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है। दूसरा, जो पाकिस्तान डे परेड है उसमें आपको पता है कि पहली दफ़ा जो J-10C चीन ने हमें प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर अब इंडक्शन हुई है। तो पाकिस्तान डे परेड में वो जो लड़ाका तैयारे हैं वो वहाँ पर वो डिस्प्ले पे भी होंगे, तो उनको भी बुलाया जा रहा है। जो अभी तक की इत्तलात हैं दो कि सरकारी तौर पर अभी तक कोई वजाहत नहीं आई। कहा जा रहा है कि विज़िट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन ये जो खामोशी है कहीं ना कहीं दफ्तर ख़ारजा में ये खदशा पाया जाता है कि शायद जो चीन है वो इस वक्त सिचुएशन को देख रहा है और हो सकता है कि ये ना हो कि ये विज़िट भी वो कैंसिल हो जाए। लेकिन दफ्तर ख़ारजा का ये दावा है कि अभी तक ये विज़िट जो है वो इंटैक्ट है। लेकिन जाहिर है कि आप कह सकते हैं कि फिंगर्स क्रॉस्ड। अब इसके अंदर लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट वाला अब जो उन्होंने इस केस के ऊपर हियरिंग शुरू कर दी है, तो आई होप कि अब इस हवाले से ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है वो आएगी थोड़ी सी, और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी बेहतर होगी। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें अब स्मूथली
जा रही हैं नहीं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के केस में इट इज़ टू अर्ली, दो के कल शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि कुछ आला सतही मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के पीछे एक जो मकसद था वो यही था कि ये जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है ये पाकिस्तान की प्रेस्टीज का मामला है। ठीक है, जो बाकी सियासी मामलात चल रहे हैं उनको वो बाद में होते रहेंगे, लेकिन कम अज़ कम इसके अंदर कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए। तो शायद ये एक एफर्ट हो रही है, लेकिन इसके अंदर ज़ाहिर है कि आपको पता है कि दफ्तर खारजा के कुछ और मेरे लोगों से भी बात हुई कि जो ममालिक यहाँ पर आना चाहते हैं वो भी थोड़े से इसलिए कंसर्न्ड हैं कि इस वक्त आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन, जब आपके अंदरूनी झगड़े हैं, तो शायद ये जो गवर्नमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट होती है वो उसको जो डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो एडवांटेज लेने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो अपने लिए वो इस्तेमाल करती है। तो जो आपको पता है कि दफ्तर खारजा के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो बहुत से जो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं वो ऐसा तासुर नहीं देना चाहते कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी एक जमात के साथ उनकी एफिलिएशन है या वो इस मौके पर आकर किसी एक जमात को इंडोर्स करना चाहते हैं। तो शायद जो दफ्तर खारजा के हुकाम है उनका भी कहना है कि ये पाकिस्तान के मफाद के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको ना जोड़ें जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जब पता था हुकूमत को कि ये सियासी मंजरनामा है तो शायद ये जो टाइमिंग है, ये जो हमने शेड्यूल किया है OIC की कॉन्फ्रेंस, इसको भी रद्दोबदल किया जा सकता था ताकि हमें किसी किस्म की कोई एम्बैरसमेंट ना हो। बहरहाल अब क्योंकि ये फैसला हो चुका है तो लेट्स सी कि ये सारा जो प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो हो जाए और हमारे लिए कोई एम्बैरसमेंट ना हो। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगेन तस्करा करेंगे कि ये जो सियासी हलचल है इसका पाकिस्तान की मईशत पर किस तरीके से मनफी असर पड़ा है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में जो इस वक्त सियासी बेयकीनी है, ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि बहुत कम तस्करा हो रहा है जो पाकिस्तान की मईशत है, जो मुआशी इशारिये हैं। इवन ये तहरीके अदम एतमाद आने से पहले ही कोई अच्छे नहीं थे और ये जो सियासी गैर यकीनी है इसमें मज़ीद जो हैं वो पेचीदगियाँ पैदा होती जा रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मुझे पता है कि जो आप फैक्ट्स देंगे उससे कोई इतनी पॉजिटिव पिक्चर नहीं है पाकिस्तान की मईशत की। लेकिन आज ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि एक पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की। एक जो आपका करंट अकाउंट खसारा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि पिछले माह के मुकाबले में 2 बिलियन कमी उसमें वाक़ हुई है। एक्सपोर्ट्स में वो कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है। लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कह रहे हैं कि इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स पहले बढ़ रही थी उसमें 21% कमी हुई है। अब ये तो अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें और स्टेट बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये तो पॉजिटिव फिगर्स हैं डिस्पाइट द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये फिगर्स पॉजिटिव हैं लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ मंथ हैं। मतलब फरवरी का महीना जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी इतनी बड़ी नहीं थी। एक तो मैं सबसे पहले ये कि जो करंट अकाउंट खसारे का नंबर ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने क्यों ट्वीट किया है? ये तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है ना नंबर देना। हाँ, नंबर अच्छा है या बुरा है उसके ऊपर जो भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इख्तियार है उस पर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन पहले अनाउंसमेंट तो स्टेट बैंक से आनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनको पहले डाटा प्रोवाइड करते हैं कि जी देखें अगर अच्छा नंबर हो तो फिर ये एक इन्होंने एक खाम ख्वा में जो हमें वो इन्होंने डाला हुआ मुसीबत में पूरी कौम को। जी स्टेट वैसे कबात क्या है देखिए स्टेट बैंक की टॉर में सदा रहा है ना। जब आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त अंडर प्रेशर है और उनको अच्छी खबरों की अशद जरूरत है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर कोई पॉजिटिव खबर आ रही है तो उसको क्यों नहीं शेयर करेंगे? सियासत से क्या ताल्लुक है उनका वज़ीर-ए-आज़म से क्या ताल्लुक है गवर्नर स्टेट बैंक का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का? एक हमने अभी तो एक कानून पास किया है कि जी एक खुद मुख्तार इदारा होगा, किसी हुकूमत का कोई हुक्मरान जो है कोई वज़ीर ख़जाना उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। तो फिर ये क्यों हर हफ्ते की मुलाकातें और फिर इस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को ट्वीट कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये दो मुतज़ाद बातें कर रहे हैं इस वक्त स्टेट बैंक वाले। ये क्यों मैं बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो कानून जिसको ड्रैकोनियन लॉ हमारे लिए बनाया हुआ फेडरल गवर्नमेंट के, जिस तरीके से हाथ बांध दिए वफाकी हुकूमत के, नया जो स्टेट बैंक का कानून पार्लियामेंट से पास करवाया IMF ने और स्टेट बैंक ने मिलकर, इसके लिए जो इन्होंने एक एक्सक्यूज़ इस्तेमाल किया था कि याद है जब PMLN की हुकूमत थी तो एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट का कोई फैसला हुआ था तो वो फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है स्टेट बैंक की, तो उसकी जो अनाउंसमेंट जो है वो डार साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे ही कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बता दिया कि स्टेट बैंक ने ये फैसला किया है। तो इसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ किया IMF ने ये जो सख्त तरीन बिल पार्लियामेंट से पास करवाया स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का। तो मेरा ख्याल वज़ीर-ए-आज़म को भी और गवर्नर स्टेट बैंक को भी आपने ये तो कह दिया कि ये पॉजिटिव फिगर्स हैं लेकिन ये सिर्फ नहीं पॉजिटिव एक माह के फिगर्स हैं। अभी भी ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल पिक्चर ये एक नाज़रीन
इस साल का जो हदफ था करंट अकाउंट खसारे का पूरे का वो $2.4 बिलियन था। हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं। स्टेट बैंक ने जो रिवाइज नंबर दिया था वो 6.5 से 9 अरब डॉलर का था करंट अकाउंट का खसारा होगा। लेकिन अभी जो 8 माह की तफसीलात सामने आई हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया, उन्होंने आज ये चीज़ रिलीज़ की कि उसके मुताबिक जो 8 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा है वो 12.1 अरब डॉलर हो चुका है। इसमें जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुकूमत के जो नुक्ता नज़र से वो ये है कि जनवरी में ये करंट अकाउंट का जो माहाना खसारा था वो $2.6 बिलियन था, वो कम होकर $50 करोड़ हो गया। लेकिन अभी भी ओवरऑल जो पिक्चर है वो इतनी पॉजिटिव नहीं है। जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कुछ 28% इजाफा हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो इजाफा हो रहा है ये जो आलमी मंडी में ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं उसकी वजह से हो रहा है। और दूसरा जो इंपोर्ट्स हैं, जो असल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, स्टेट बैंक के नंबर के मुताबिक इंपोर्ट्स जो 8 माह में हुई वो 48 अरब डॉलर की हुई हैं, जो पिछले साल के यही है जो 8 माह उसके मुकाबले में तकरीबन 50% ज़्यादा है। तो यहाँ पे असल प्रॉब्लम है। लेकिन कामरान, इसमें जो बात है करने वाली कि जब ये पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उस दौरान जो आपके अहम इंडिकेटर्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, ये तो वक्ती तौर पे आपके नंबर सामने आ गए। मार्च के भी नंबर्स आएंगे तो पता चलेगा। मैंने 2-3 इंडिकेटर्स पिक किए हैं कि हुकूमत जो कर्जा लेती है बैंकों से उसके ऊपर शरह सूद, जब PTI के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव आई है अपोजिशन की, उससे पहले क्या थी, आज क्या है। हालांकि स्टेट बैंक ने शरह सूद में कोई इजाफा नहीं किया। 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मूव इन्होंने वो अनाउंस की थी। और 7 मार्च को जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वफाकी हुकूमत ने जो कर्जा लिया था अब 10.4% के ऊपर, 3 माह का मैं रेट दे रहा हूँ, 3 माह का कर्जा 10.4% के ऊपर हुकूमत ने लिया। जो 9 मार्च को लास्ट इसकी ऑक्शन हुई है उसका जो रेट हो गया वो 11.45% के पिछले तकरीबन, ये आप देख लें कितना अरसा हुआ है, ये 2 हफ्ते भी नहीं हुए अभी। 2 हफ्तों के से कम अरसे में जो हुकूमत की बोरोइंग कॉस्ट है वो तकरीबन बढ़ गई है 1% से भी ज़्यादा। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है आपके बजट के ऊपर। बजट का खसारा बढ़ता है, आपको आपकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो बढ़ती है। स्टॉक मार्केट जो थी उस वक्त वो तकरीबन 43,267 पॉइंट्स के ऊपर थी, ये फिर थोड़ी सी बढ़ी। जुमे को इसमें 777 पॉइंट की कमी हुई है और उसके बाद ये कोई तकरीबन 43,000 के ऊपर आएगी। असल चीज़ दूसरी है, आपका डॉलर का जो रेट है, जो रुपए डॉलर की जो पैरिटी थी वो तकरीबन 178 रुपए का $1 मिलता था। इंटर बैंक में जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है वो अब 180 रुपये 75 पैसे। और मुझे मेरे एक दोस्त आज बता रहे थे, उन्होंने कल अपनी फैमिली उनकी कहीं बाहर विजिट करना था, तो उन्होंने जो ओपन मार्केट से डॉलर खरीदा वो 184 रुपये का खरीदा। तो ये इंडिकेटर्स आपके ख़राब हो रहे हैं, हुकूमत का रही सियासत, लेकिन इसके दरमियान एक और भी और एक इसमें एक जो फॉरेन एक्सचेंज जो आपके रिजर्व्स हैं उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। अब इसके अंदर जो हुकूमत आप कह रहे हैं कि जो सियासत कर रही है, एक जो और सिचुएशन जो मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है कि ज़ाहिर है कि लगता ही है कि शायद IMF को भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है कि वो डिस्कनेक्ट तो नहीं होते जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो उसमें भी कोई खातिर खा लगता है कि प्रोग्रेस नहीं हो रही। लगता ही है कि गवर्नमेंट भी और IMF भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी है कि क्या गवर्नमेंट सर्वाइव करती है या नहीं करती, तो फिर बाद में देखा जाएगा कि IMF का प्रोग्राम, जो IMF का ओरिजिनल शेड्यूल था उसके मुताबिक तो ये मुज़ाकरात 11 मार्च को ख़त्म हो जाने चाहिए थे। उसके बाद तातुल का शिकार हो गया। इनके थोड़ी बहुत कोई डिस्कशन चल रही हैं लेकिन हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन नहीं हो रही। फिर बुध वाले दिन शौकत तरीन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जुमे को, ये जो कल गुजर चुका है, जुमे को पाकिस्तान और IMF के मामला तय पा जाएंगे। तो उसके ऊपर भी अभी ताख़ीर हुई है, जुमे का दिन गुजर गया, IMF की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब वज़ीर ख़जाना साहब ने कल अतवार वाले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने रखी। अब पता नहीं उसमें वो क्या IMF के हवाले से कोई अनाउंसमेंट करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन इस वक्त IMF जो है ना क्लियरली वेट एंड सी पोजीशन में चला गया। और उसकी बड़ी क्लियर वजह है कि जो इस वक्त हालात है मुल्क के अंदर, अगर नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है तो हुकूमत ख़त्म हो गई। जब हुकूमत ख़त्म होगी तो शौकत तरीन साहब नहीं रहे, इमरान खान साहब नहीं रहे, तो जो भी IMF को इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल कमिटमेंट दी जाएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर तो ज़ाहिर है कि रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, इनको फिर रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, अगली पार्टी के साथ बैठेंगे, अगली हुकूमत के साथ बैठेंगे। तो इसमें इस वक्त जो पोजीशन है, लेकिन इसके पीछे जो रूट कॉज है ताख़ीर की वो वही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बगैर सोचे समझे, बगैर वज़ारत ख़ज़ाना की मर्ज़ी के जो 246 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, उसकी वजह से जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुआ। और उससे बढ़कर जो उन्होंने टैक्स एमनेस्टी, जो उन्होंने काला धन जो था उसको सफ़ेद करने के लिए तीसरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम दी, उसके ऊपर IMF के अच्छा, एक तो ये वो कर रहे हैं, दूसरा देखें IMF का प्रोग्राम तो चलें बज़ाहिर डिले हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे ये तहरीक अदम एतमाद करीब आ रही है,
गवर्नमेंट की कुछ और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें बड़ी तेज़ी आ रही है। मसलन इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो मईशत के हवाले से अहम फैसले करती है, वैसे तो हफ्ते में एक दफ़ा मिलती है, जी हाँ। तो गुज़श्ता 10 दिनों में वो 4 दफ़ा उनकी मीटिंग हुई है। तो ऐसी क्या अर्जेंसी है इस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कि बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं? दो कि आप अगर देखें तो फेडरल कैबिनेट की मीटिंग अब हो नहीं रही, 4 दफा पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन ईसीसी की मीटिंग इतनी क्यों हो रही है? ये इस तरह की सूरत हाल मैं 2 दफ़ा इससे पहले अपने कैरियर में देख चुका हूँ। एक दफ़ा तो 2013 अर्ली जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, सुबह शाम ईसीसी की एक मीटिंग्स होती थी, धड़ाधड़ फैसले हो रहे थे। फिर दूसरी दफ़ा जब पीएमएलएन की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, उनके इक़्तिदार का वो 5 साल पूरे हो रहा था पीरियड, तो तब वो धड़ाधड़ मीटिंग्स कर रहे थे। अब लगता है ये ऐसे कि हुकूमत को शायद समझ आ गई है कि उनके दिन पूरे हो चुके हैं। कम से कम ईसीसी जिस रफ्तार से हो रही है इसकी इजलास, उससे तो ये लगता है। नाज़रीन, 4 मीटिंग जो वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने चेयर की हैं पिछले 10-12 दिन में, 7 मार्च को पहली मीटिंग में, सिर्फ उसका नंबर ले रहा हूँ क्योंकि 8 मार्च से ये नो कॉन्फिडेंस मूव आई है। उसमें जो फैसले किए गए, उसकी जो टोटल फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है वो 782 अरब रुपए के फैसले वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब कर चुके हैं। इसमें से जो डायरेक्ट बजट के ऊपर हिट आएगी वो 407 अरब रुपए की आएगी। बाकी कोई तकरीबन 375 अरब रुपए ऐसा है जो चारों सूबे वो बैंकों से कर्जा लेंगे गंदम की ख़रीदारी के लिए, किसानों से जो अगली फसल आ रही है उसके लिए। तो जितनी स्पीड दिखा रही है हुकूमत इस वक्त, उससे लग तो ये रहा है कि इनके अंदर कुछ इनको लग परेशानी है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो कर ली जाए। ये जो बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं इसकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। जैसा कि इस हफ्ते जो ईसीसी की 2 इजलास हुए, उसमें जो आखिरी इजलास था उसमें गंदम की जो इमदादी कीमत है हुकूमत ने वो मुकर्रर की है 2200 रुपये फ़ी मन। उसमें तकरीबन 13% इजाफा कर दिया गया है और कोई 69 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो किसानों से ख़रीदी जाएगी, जिसके लिए जो सूबे हैं और वफाकी हुकूमत है 375 अरब रुपए का कर्जा लेगी। लेकिन इसमें सवाल ये है कि आज से 3 हफ्ते पहले तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो बिल्कुल तैयार नहीं थे गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपये फ़ी मन करने की। उसकी वजह यह है कि अगर 10% कीमत में इजाफा हो जाए तो कहा यह जाता है कि तकरीबन 3% महंगाई में इजाफा होता है। तो एक तरफ तो कामरान वज़ीर-ए-आज़म साहब के अर्बन वोटर्स हैं और दूसरी तरफ उनके हैं जो फार्मर है, किसान है, उनको तो ये लगता है कि जो फैसले आप तेजी से फैसले हो रहे हैं, तो लगता है कि गवर्नमेंट जो है अगर नहीं रहती, तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो अगली हुकूमत के लिए, जैसे ऑपोजिशन भी कह रही है कि शायद लैंड माइंस बिछा के जा रही है, तो क्या जो आने वाली गवर्नमेंट है उन लैंड माइंस को न्यूट्रलाइज कर पाएगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे जब हमें हारून अख्तर खान साहब ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्काइप से हमें ज्वाइन किया अख्तर खान साहब ने। ये स्पेशल असिस्टेंट रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन रेवेन्यू और ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकॉनमी को बड़ा क्लोजली फॉलो करते हैं। तो हारून साहब, ये मुल्क की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, इससे पहले ही आपको पता है कि जो मुआशी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं थी, और ये जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है इससे मज़ीद लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। लगता ही है कि हम एक और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो किसको आप इल्ज़ाम देंगे अगर चीज़ें मज़ीद यहाँ से ख़राब होती हैं? तो कमरान, एक बड़ा आपने इम्पोर्टेंट बट वेरी जनरल सवाल पूछा है, और मैं इस चीज से बहुत ही कंसर्न होता हूं कि कंसर्न मुझे आता है इस चीज का कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट कर रही थी, मुझे पॉलिटिकल नवाज शरीफ का डाउनफॉल की इतनी परेशानी नहीं थी जितनी मुझे इकोनॉमी की परेशानी थी। बिकॉज जब भी आप कंटिन्यूटी तोड़ते हैं ना, उससे मुल्क इफेक्ट होता है। 1.5 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो इकोनॉमी का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो चुका था, और वो मेजर्स करंट अकाउंट डेफिसिट के जो आखिरी साल में वो गवर्नमेंट ले सकती थी वो नहीं ले सके, बल्कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा सीवियर हो गया। आपके डोनर एजेंसीज, मल्टीलैटरल एजेंसीज, आपके प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, सब जो आपके इनफ्लोज होते हैं वो हाथ खींच लेते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाथ खींच लेती है। नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन, मैं इसी से लिंक कर रहा हूं। ये सारा कुछ जो अनसर्टेनिटी है, इससे किसी को भी फायदा नहीं होना, नुकसान होना है और मुल्क को होना है और मुल्क की मैशत से होना है। आगे सारी गेम जो दुनिया में चलती है पावर्स की, रीजनल, हम इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। इट्स द इकोनॉमिक गेम। हम माशाल्लाह न्यूक्लियर एक कंट्री बन गए हैं, बट इकोनॉमिकली आप न्यूक्लियर नहीं बने। इकोनॉमिकली हम रीजन में एक सबजुगेशन की तरफ जा रहे हैं। सो यस, it is a great concern for me what is happening currently. All I pray and all I wish and all I hope that it settles down.
either way as soon as possible, and जो भी टाइम रह गया है इन असेंबलियों का 1.5 साल में, कोई प्रोडक्टिव मेजर्स लिए जाए ताकि हम इकोनॉमी के ट्रैक पर चढ़े और मुल्क आगे चल सके। हारून अख्तर खान साहब, अभी जो सूरत हाल है, शौकत तरीन साहब का तो सारा जोर इस चीज के ऊपर है कि वो धड़ाधड़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसले करें, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं वो खराब हो रहे हैं। अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रहती है तो आपके ख्याल में बाय जून हमारा जो एक्सचेंज रेट पैरिटी है वो क्या पॉसिबली हो सकती है? और जो रिजर्व्स इस वक्त तकरीबन 15.8 अरब डॉलर तक पहले ही गिर चुके हैं बाय 11 मार्च, तो ये रिजर्व्स किधर आप देख रहे हैं? शहबाज, आपको पता ही है मैं आपको कितना पुराना जानता हूं और आप निटी ग्रिटी के मास्टर हैं। मैं थोड़ा सा मैक्रो आपको बता दूं। देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक सीरियस बीमारी है, एंड दैट इज द करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे माशाल्लाह हालात इतने अच्छे रहे हैं, सारे पॉलिटिकल और अनसर्टेनिटीज नहीं है, खुदा खासा मैं कह रहा हूं, तो उसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो तकरीबन जिल्च हो चुकी है। ओके, सो हमें डिपेंड करना पड़ता है अपने ट्रेड के ऊपर, और वो ट्रेड जो है वो चलती है डेफिसिट पे। वो डेफिसिट इसलिए होता है कि हमारी अपनी इंडिजिनस इकोनॉमी अब इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई है। हम समझते हैं कि जैसे इंपोर्ट बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, वो नहीं। पार्ट ऑफ इट इज रिलेटेड टू इंपोर्ट, अ बिगर पार्ट इज रिलेटेड टू द डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब आपने देख लिया, हम IMF प्रोग्राम के ऊपर गए, IMF प्रोग्राम में हम लेट गए, ठीक है, हम चले गए, उसके बाद पेंडेमिक हो गया, पेंडेमिक में हमें एक रिलीफ मिली, हमें एक विंडो मिली, हमने सही फैसले किए, मेरे ख्याल में सही फैसले किए। और उन टर्फ के फैसलों से लोग तो कंप्लेन करते हैं, बड़ा देखे हैं, टेक्सटाइल कम से कम जो है उसमें एक ह्यूमंकस ग्रोथ हुई है, और उससे हमारी GDP ग्रोथ जो नेगेटिव हो गई थी वो टेक ऑफ की। बट खान साहब, थोड़ी सी कथा कलामी हो रही है। टेक्सटाइल की आपने बात की, जो 6 माह का नंबर दिया है प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट में कि 2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में, और उसमें जो वैल्यू की वजह से इजाफा हुआ सिर्फ 345 मिलियन डॉलर था। तो वो तो वहां सारा कमोडिटी प्राइसेस का बेनिफिट ले रहे हैं। मैं उस पर आता हूं, बिल्कुल, यू हैव अ गुड पॉइंट, बट लेट मी कम बैक इन जस्ट 1 मिनट। मैं आपकी फाइनल स्टेटमेंट जो सवाल था उसको कर लूं। अच्छा, अब जब यू आर बैक ऑन ट्रैक ऑन द IMF प्रोग्राम, आप IMF से कुछ कमिटमेंट्स करके आए हैं, और चंद महीने ही हुए हैं, चंद हफ्ते हुए हैं उन कमिटमेंट में। उनमें से एक कमिटमेंट थी कि आप किसी किस्म की एमनेस्टी स्कीम नहीं करेंगे। ये स्कीम अच्छी है, मेरा तो ख्याल है कि वो रियल एस्टेट की जगह ये आनी चाहिए थी, but this was not the time for it. You should either have gotten consent from the IMF, or you should have waited for 1 year until you were out of the program. Now coming back to that, yes, the analysis of growth in textile, you can attribute that to the values of the commodities, because आपकी इंपोर्ट भी बढ़ रही है commodities की वजह से, उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है, वो बात सही है। बट टर्फ की वजह से जो कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको क्वांटिटी की भी एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगी। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये जो आपकी इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, उसके अंदर मशीनरी भी बड़ी आ रही है। सो 3, 4, 5, 6 महीने, साल में आपकी, लेकिन शॉर्ट टर्म में खान साहब, शॉर्ट टर्म में जो चीजें खराब हो रही हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वजीर खजाना पॉलिटिकल फैसले कर रहे हैं, इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको वो सामने नहीं रख रहे, तो आप किधर देख रहे हैं हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो कहां खड़ा होगा बाय जून? देखिए, हमने एक पॉलिटिकल डिसीजन ले लिया है, और उस पे वजीर आजम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर आया, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नो कॉन्फिडेंस का, तो उन्होंने उस प्रेशर से बाहर निकलने के लिए कुछ फैसले किए। अब उन फैसलों का शौकत तरीन साहब कहते हैं कि IMF उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होगा, मेरी टैक्स रेवेन्यूज पे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकाल रहा हूं। मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है, बिकॉज जो बेसिक ट्रिगर है ग्रोथ का वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और उससे 300 बिलियन अगले 5 महीने में निकाला तो इमेजिन के आपकी ग्रोथ पर क्या इफेक्ट होगा। बट ये शौकत तरीन का फैसला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फैसला है, ये एक प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, और जो पॉलिटिकल प्रेशर प्राइम मिनिस्टर पे आया उसको रिलीज करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया। हारून साहब, वक्त हमारे पास कम है, आखिर में आपसे मैं ये पूछूंगा कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और जो पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, डू यू थिंक कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उनके लिए इस मईशत की दलदल से निकलना इतना आसान होगा? क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, लगता ही है कि अगली हुकूमत के लिए लैंड माइन्स छोड़ के जा रही है।
कामरान, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं इसको एक और तरीके से देखता हूं. आई थिंक if this government stays on or whether a new government comes in, you have to hold the bull by the horn. You have a serious current account deficit, trade deficit problem. I personally think your trade deficit problem is because your domestic economy is import dependent, because your industrialization us tarah grow nahi ki. You have not gone through the proper process of industrialization. आप हर चीज तो चाइना से इंपोर्ट करते हैं. आप घर की सारी फिटिंग जो पाकिस्तान में बना करती थी, आपके किचन बना करते थे पाकिस्तान में, वो करते हैं. आप 50 साल से मोटरसाइकिलें बना रहे हैं, उसका इंजन तो बना नहीं सकते, आप टर्बाइन तो बना नहीं सकते, आप मोटर तो बना नहीं सकते, आप स्टील तो बना नहीं सकते. जब तक आप ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे और ये सारी चीजें खुद नहीं बनाएंगे और अपनी एनर्जी की नीड्स अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से, सोलर से, बायोमास से, डैम से नहीं पूरे करेंगे, आप अपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज की यील्ड नहीं बेहतर करेंगे, यू विल रिमेन इंपोर्ट डिपेंडेंट, यू विल रिमेन ऑन डोनर हेल्प एंड योर फॉरेन पॉलिसी विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द कंट्रीज दैट कंट्रोल दैट डोनर एड. हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका. ये तमाम मामला अब हम करेंगे जब हम अपनी जाती लड़ाइयों से बाहर निकलेंगे और इक़्तिदार की जंग के बजाय मुल्की मफाद का सोचेंगे, तो तब इस तरह की इस्लाहात और इस तरह की तब्दीलियां हमें देखने को मिलेंगी. यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम मौजू पे बात करेंगे. जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. 2 रोज़ पहले यकीनन जो पाकिस्तानी अखबारात हैं उसमें आपने एक बहुत बड़ा इश्तिहार देखा होगा जिसमें जो पाकिस्तान में अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने एक लिहाज से एक धमकी दी थी कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो वो हड़ताल कर देंगे. हड़ताल करेंगे तो जाहिर है कि मुल्क में जो अद्वियात की जो शॉर्टेज होने का खदशा है. सबसे पहले तो ये बताएं कि वजह क्या है कि ये जो अद्वियात बनाने वाली कंपनियां हैं ये क्यों हड़ताल कर रही हैं? कामरान, आपको याद है जो मिनी बजट आया था 360 अरब का, उसमें जो एक सबसे बड़ा 2 चीज़ों पर क्रिटिसिज्म आया था. एक तो हुकूमत ने अद्वियात की जो उसके रॉ मटेरियल है उसके ऊपर 17% GST लगा दी और साथ ही कहा कि हम इसको रिफंड कर देंगे. दूसरा था बच्चों के दूध के ऊपर. तो उस वक्त दावा ये किया गया कि ये जो कंपनियां हैं इनको जो भी इनको 17% GST ये पे करेंगी 72 घंटों में उनको रिफंड दे दिया जाएगा. लेकिन इंटरेस्टिंगली मेरे सामने एक FBR का एक लेटर पड़ा हुआ है 16 मार्च का. उसमें FBR ये कह रहा है कि चूंकि हम आपको टाइम पे रिफंड नहीं दे रहे तो आपका जो एक प्रॉब्लम आपको आ रहा है, चूंकि जब कंपनी का पैसा FBR में फंस जाता है तो उसको अपना काम चलाने के लिए कोई कर्जा बैंक से लेना पड़ता है, तो उसकी जो कर्जा आप लेंगे उसके ऊपर जो सूद होगा वो FBR अदा कर देगा. तो इसकी तरफ जा रही है. तो इसमें 2 चीजें बड़ी क्लियर हो गई. एक तो उस वक्त जो वजीर खजाना शौकत तरीन का और चेयरमैन FBR इशफाक साहब का दावा था कि 72 घंटों में रिफंड्स देंगे, वो गलत दावा साबित हुआ. और दूसरा उनका ये दावा था कि जो कॉस्ट होगी वो नहीं बढ़ेगी, हम आपको इसको कर लेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे, वो भी नहीं हो रहा. मेरे ख्याल में इस पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जो हैं वो काजी मोहम्मद मंसूर दिलावर साहब मौजूद हैं. तो काजी साहब, जैसे हमने इस इशू को हाईलाइट किया, तो क्या आपको जो FBR ने एक किस्म की एक ऑफर की है कि जो आप कर्जा लेंगे तो जो सूद का पैसा है वो FBR दे देगा, रिफंड आपको नहीं देगा, क्या ये आपको एक्सेप्टेबल है? जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने टाइम दिया. इसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि हमने उनसे बात की, उन्होंने एक प्रपोजल अपनी तरफ से दिया और साथ ही कह दिया कि आप हमें प्रपोजल बना के दें. तो बिल्कुल हमारी जब हमने अपनी कैबिनेट से आके अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि बैंक भी अपना दे. तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट बात है. मैं थोड़ा सा मजाक कर दूं कि हमारे साथ जो कमिटमेंट था उनका 72 अगस्त में ये फर्स्ट ऑफ ऑल का उन्होंने एक सिलसिला बताया. अच्छा, उसमें उनका कोई इख्तलाफ नहीं था. उन्होंने कहा अगर IMF की तरफ से आपको कोई प्रेशर है तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, शाना बिछाना खड़े हैं और इस मुल्क को हमने बिल्कुल आगे लेके चलना है. तो उसमें आप हमारे साथ फेवर ये करें कि हमारे रॉ मटेरियल जो इम्पोर्ट होते हैं उसकी कंजम्पशन में 1 साल से 1.5 साल लग जाता है. ये काफी लंबी डिटेल है, मैं मुख्तसरन आपको उसको देता हूँ. और हमारा अगर रिफंड आप करेंगे कंजम्पशन पे तो वो हमारा जो अमाउंट है जो हमारे जरूरत ब्लॉक होती चली जाएगी उसका एक बहुत बड़ा ब्लॉक पड़ जाएगा और अल्टीमेटली हमारे बिजनेस जो हमारे कैश फ्लो है, हमारी वर्किंग कैपिटल है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, हर चीज को अफेक्ट करेगी. तो उसमें उन्होंने कहा जी हम आपको कोशिश करते हैं कि 25 पर रिफंड दे दें. तो हमारी 3 मीटिंग में, पहली मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम कोई वे आउट निकालते हैं. दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम इसका वे आउट अभी नहीं निकाल पा रहे, दुनिया में ऐसा नहीं होता, हमें कहीं दुनिया में ऐसा भी नहीं होता कि एक प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल पे सेल टैक्स ले और एंड प्रोडक्ट पे सेल टैक्स ना हो.
जीरो रेटिंग प्रोडक्ट पे जो मैं एक लॉ है जो 10 नंबर पे है जो मैं सपोर्ट करता है, और वो लॉ सपोर्ट करता है कि आप परचेजेस पे रिफंड दे सकते हैं सेल टैक्स पर। अब जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने एक रूल आज 7 मार्च को निकाला है पीआर पे, जिसमें हमने इख्तिलाफ किया, जो कि फास्टर फार्मर का रूल था। तो रूल लॉ अपनी जगह पे और रूल खुद बनाया जाता है, उसमें उन्होंने फिर अगेन कंजम्पशन पे इसको रिफंड की बात की। तो हमने उनसे यही गुजारिश की कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है, इस तरह इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो रही है, हमारे कॉस्ट बढ़ रही है, और उस कॉस्ट बढ़ने से जो सबसे बड़ा इफेक्ट आएगा वो जो कि हमें क्योंकि रेगुलेट करती है ड्रैप हमारी प्राइस को, तो हम खुद से प्राइस को बढ़ा नहीं सकते। तो उससे क्या होगा कि हम मेडिसिन नहीं बनाएंगे। आपने बड़ा इसमें फंडामेंटल पॉइंट रेज किया है कि आपके जो इनपुट थे उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया, और आउटपुट जो दवाई जब बिकती है स्टोर के ऊपर तो उसके ऊपर टैक्स नहीं था, तो वो प्रॉब्लम आ रही था। ये चीज हमें उस वक्त पता थी जब ये कानून बन रहा था। तो आपके ख्याल में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए हैं, वजीर खजाना अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे, इस वक्त जो इंडस्ट्री के कितने रिफंड्स हैं जो 16 जनवरी से लेके आप कह लें कि 16 मार्च तक 2 माह में कितने रिफंड्स आपके स्टकअप हो चुके हैं, और अगर ये रिफंड्स डिले होते हैं, आपको टाइम से नहीं मिलते, तो अद्विया की कीमतों पे इसका कितना असर पड़ सकता है? इसमें 2 बिलियन से ज्यादा है जो कि हम अगर आपको 28 फरवरी की फिगर देते हैं, और अगर मार्च को ऐड कर लेंगे तो ये मोर देन 3 बिलियन के करीब हमारा रिफंड बन चुका है, जो कि 15 जनवरी के बाद 16 जनवरी से उन्होंने से हमसे डिडक्ट करना शुरू किया। नंबर 2 ये है जी कि जो इसका इफेक्ट आएगा, जो आप कह रहे हैं कि फास्टर फार्मर का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इन्होंने एक पोर्टल बनाया और उस पोर्टल पे इन्होंने कहा कि आपने अपना इनपुट डालना है, जो आप परचेज करते हैं उसको आपने फीड करना है। अच्छा, वो अभी तक ऑन ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये सिस्टम तो बना नहीं है, और ये आईएमएफ का जो भी बजट था, मिनी बजट था, उस हिसाब से उन्होंने सेल टैक्स की हमसे लगा दिया। और हमने इनको ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जब तक आपका एक सिस्टम नहीं बनता तब तक आप हमें सेल टैक्स हमसे ना डिडक्ट करें, जैसे ही आपका सिस्टम बन जाता तो आप हमसे सेल टैक्स काटना शुरू कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारी मजबूरी है, तो हम आपको बहुत जल्दी ये सिस्टम में ले आएंगे। तो अभी तक तो हम एक पेज पे नहीं आए। एफबीआर ये कह रही है कि हम कंजम्पशन पे देंगे। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहीं हमें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मामला समझ से बाहर हुआ। दवाइयों की कीमतों पे अगर ये मामला चलता रहता है, और एफबीआर की जो कोताही और उसकी जो इनएफिशिएंसी है वो सबको पता है, वो काम बाद में करते हैं और शोर पहले डाल देते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम इसी तरह परसिस्ट करता है, आपका मसला हल नहीं होता, तो आप 2 बड़े इस वक्त चीजें आउटस्टैंडिंग है। एक, आपने हड़ताल की कॉल दी हुई है, दूसरा अद्वियात की जो कीमतें हैं उसके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट आएगा? ब्याज की कीमतों पे इफेक्ट तो बहुत बड़ा आने वाला है जी। वो तो जाहिर है, मैंने आपको बताया कि हमारी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसका इफेक्ट तो देखिए, मैं बड़ी सिंपल मिसाल दे रहा हूँ कि हम पैरासीटामोल अगर हम बना रहे हैं और हमारी कॉस्ट उसकी बनाने की 2 रुपए और उसकी रिटेल 1 रुपये 90 पैसे है, जिसमें हमें 15% डिस्काउंट देना होता है रिटेल से और 10% डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि हम बनाएंगे। वो इसी तरह हर प्रोडक्ट शॉर्ट होगी मार्केट से, और उसका इफेक्ट जाहिर है शॉर्टेज पे आएगा। जब शॉर्टेज पे आएगा तो प्राइस कैसे बढ़ेगी, फिर हमें ड्रैप अपने साथ बैठाएगी और हमसे कॉस्टिंग लेगी, और हम उसको एक्चुअल कॉस्टिंग देंगे। जब कॉस्टिंग देंगे तो डेफिनेटली उनको प्राइस इंक्रीज करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात कही कि हमारा नेक्स्ट स्ट्राइक का जो था, आज हमारी पहले कुछ शायद मीटिंग हुई है, और वो ये है चौधरी तारिक साहब के, जो कि चीफ कमिश्नर है लाहौर के, उनका कल मुझे कॉल आई थी, और इसी कंटिन्यूटी में जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, अखबारों में भी आपने पढ़ा कि भाई आप इसमें क्या चाहते हैं। तो हमने कहा बात यह है कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम तो सेल टैक्स कटवा रहे हैं, वो हमारा इख्तियार नहीं है। आप हमारी कोर्ट पे क्लियरेंस तब करते हैं जब सेल टैक्स कटवाते हैं। तो आप मेहरबानी फरमाएं कि हमें परचेज पे रिफंड दे दें, और जो आपको उसकी कंजम्पशन की डिटेल चाहिए वो हम आपको जमा कराएंगे, जो कंपनी जमा ना कराए उसको आप रिफंड बंद कर दें। तो इसमें हर्ज क्या है, क्योंकि अगर आप हमें टैक्स क्लच में लाना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी हम टैक्स पे करते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर को लाना चाह रहे हैं तो वो पे करता है, आप केमिस्ट को लाना चाह रहे हैं तो हम आपको पूरा रिकॉर्ड देंगे। जिसपे आज उन्होंने पहली दफा 2 काम हुए हैं। जो एक पॉजिटिव ये हुआ है कि उन्होंने एक ऑपरेशनल एक इशू बनाया था, हमारी फैक्ट्रियों में लोगों को भेजना शुरू कर दिया था। एक तो उन्होंने कहा हम उसको रोक देते हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमने फॉर्म बनाया है जिसके मुताबिक आपने अपना इनपुट डालना है, अपनी फीडिंग करनी है, वो हम आपके साथ बैठ के आपकी अंडरस्टैंडिंग से उस फॉर्म को बनाएंगे। क्योंकि हमने उनको बताया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक अपनी रेसिपी होती है, एक्टिव के साथ इनएक्टिव रॉ मटेरियल भी डलते थे। वो बात उन्होंने समझी भी और उसको हमने उनको एक्सप्लेन भी किया। जहां तक पॉलिसी की बात है, काजी साहब बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम था, तो लेट्स होप कि जो इदारे हैं, हुक्काम हैं, वो आपकी बात सुने और हड़ताल तक की नौबत ना आए। क्योंकि अगर हड़ताल होती है तो फिर जाहिर है कि उसका असर जो है वो आम सारिफ पे पड़ेगा, क्योंकि अद्वियात की शॉर्टेज होगी, अद्वियात महंगी होंगी, और वैसे ही मुल्क में पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है। तो लेट्स होप
कि ये जो मामला है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।